Hello aspirants, welcome to another session of Means 450 प्लस। आज हम लोग टॉपिक देखेंगे अबाउट बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट। आपको पता है कि इसका ओरिजिनल एक्ट आया था 2002 में, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ अमेंडमेंट जो किए गए हैं ये काफी क्रिटिसिज्म फेस कर रहे हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं जो आयुष इंडस्ट्री है उसको बेनिफिट देने के लिए बनाए गए हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ द लोकल कम्युनिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है। क्योंकि यही है वो कम्युनिटी जो पूरा ट्रेडिशनल नॉलेज रखती है, वाइल्ड में फॉरेस्ट में ग्रो होने वाली ऐसी जड़ी बूटियां जिनको आयुष थेरेपीज में यूज किया जाता है। ये अपना एक लोकल नॉलेज रखती हैं, ठीक है। वो सब आप एक्सेस कर रहे हो, उसको उस पर रिसर्च भी कर रहे हो, आप उसको पेटेंट भी करा रहे हो, बट इनके साथ बेनिफिट शेयरिंग जो प्रोविजन था उसमें कुछ चेंजेस किए गए। तो इस क्रिटिसिज्म को देखने के लिए इस अमेंडमेंट से पहले हमें जाना होगा वापस से पास्ट में। 2002 जो एक्ट था, थोड़ा सा उसके बेसिक समझने होंगे, तभी आप ये टॉपिक समझ पाओगे ठीक से, ठीक है। तो हम यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पूरा डिटेल में कवर करेंगे 2002 में, और जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो भी, ओके। तो हॉलिस्टिकली कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर लेक्चर लेंदी हो तो सॉरी फॉर दैट। एनीवे, ठीक। रियो समिट हुआ था हमारा 1992 में, राइट। हम इसको अर्थ समिट भी कहते हैं। यहां से एक कन्वेंशन निकल के आया जिसको कहा गया कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ओके। फिर इसी की रिगार्डिंग, इसी को फॉलो करते हुए, इसी की नॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया ने अपना खुद का सीबीडी एक्ट, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 इनेक्ट किया, ओके। अब इसमें हमने 3 टियर स्ट्रक्चर तैयार किया। दैट इज, एक तरफ हमारे पास थी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ओके। दूसरी तरफ हमारे पास थी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, और उसी तरीके से थर्ड टीयर पर हमारे पास थी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी, ठीक है। तो हमने नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर 3 अलग अलग अथॉरिटीज बना ली, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ कुछ इनकी फंक्शनिंग के बारे में भी जानना जरूरी है। सबसे पहले, ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनती है 2003 में अंडर दिस एक्ट इटसेल्फ, देखिए। तो आप समझ सकते हो कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब तीनों ही स्टैट्यूटरी बॉडीज है। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। इसे कॉम्पोजिशन की बात करें तो एक चेयरमैन होंगे, साथ में 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, ठीक है, नॉन ऑफिशियल, एंड 10 एक्स ऑफिशियल मेंबर होंगे, यानी कि अलग अलग मिनिस्ट्री से रिलेटेड लोग, ओके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बात हो गई इसके कॉम्पोजिशन की। अब इसका विजन क्या है पूरा ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो बनाया गया, इसका मेन गोल क्या था? 3 गोल है मेजरली। फर्स्ट, कंजर्वेशन, हमारे जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेस हैं उनका कंजर्वेशन करना। दूसरा, और जो यूज भी हम कर रहे हैं तो उसका यूज सस्टेनेबल वे में होना, ताकि हमारी बायोडाइवर्सिटी को हार्म ना हो। एंड थर्ड, कि जो भी उससे बेनिफिट वगैरह आए तो वो फेयर एंड इक्विटेबल मैनर में बेनिफिट को शेयर करना, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, राइट। ये इस एक्ट के 3 मेन गोल थे। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर फंक्शंस आप समझ सकते हो, सेंटर को एडवाइस देना या स्टेट को एडवाइस देना, इस तरह की चीजें। बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है जानना, दैट फर्स्ट थिंग इज, इसके फंक्शंस में ये अप्रूवल ग्रांट करता है, ठीक है। इट ग्रांट दी अप्रूवल अगर आप कोई भी एक्टिविटी अंडरटेक करना चाहते हो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। इट मे एडवाइज द सेंटर, ठीक है, ऑन एनी मैटर रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी या सस्टेनेबल यूज या फिर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग पे, राइट। और ये सेंटर के साथ साथ ये स्टेट गवर्नमेंट को भी एडवाइस कर सकता है कि एक पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया है और वहां की बायोडाइवर्सिटी अच्छी है, तो आप उसको नोटिफाई कर दीजिए, आप उसको नोटिफाई कीजिए एज ए हेरिटेज साइट, ठीक है, ताकि उसका कंजर्वेशन अच्छे से किया जा सके।
ऑलराइट, एंड नाउ सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है, इसको जिम्मेदारी दी गई है कि अगर जरूरत पड़े तो आप वो स्टेप या वो मेजर्स लीजिए और अपोज कीजिए किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को जो आउटसाइड इंडिया कोई कंपनी लेने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, अगर वो जो ले रही है वो रिसोर्स या फिर नॉलेज इंडिया से ड्राइव किया गया हो। जैसे एक टाइम था जब कुछ फॉरेन कंपनीज हल्दी हल्दी को पेटेंट कराना चाहती थी कि हमने देखा है इसमें ये प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें ये बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो वो उसको पेटेंट कराना चाहती थी। उसी तरीके से आपने नीम की दातून देखी होगी कि वो उस पे आईपीआर लेना चाहती थी। ओके, कि अगर उन लोगों ने अगर सपोज अगर इन चीजों के लिए पेटेंट ले लिया जाए ना तो आप फिर यूज नहीं कर सकते। आपके घर के पास पेड़ भी लगा होगा नीम की दातून, तो आप उसको तोड़ के यूज नहीं कर सकते। ठीक है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अगर किसी उसने ले लिया उस पे तो। ठीक है, उसी तरीके से आजकल मोरिंगा चल रहा है, बहुत अच्छा माना जा रहा है हेल्थ के लिए। साउथ इंडिया में तो बहुत पहले से उसके बेनिफिट जानते हैं लोग। नॉर्थ इंडिया में अभी भी पॉपुलर होना शुरू किया है। क्योंकि तो अगर इस तरह की किसी रिसोर्स पर या नॉलेज पर, ठीक है, नॉलेज या रिसोर्स जो इंडिया से ड्राइव किया गया हो, अगर उस पर इंडिया के बाहर कोई कंपनी आईपीआर लेना चाहती है तो उसके अगेंस्ट स्टैंड लेना, उसको अपोज करना एनबीए का काम है। ठीक है, और लास्टली एक अलग से फंड एस्टेब्लिश किया जाता है यहां पर, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड। ठीक है, अब इसमें आप समझ सकते हो कि इसमें जो भी ग्रांट्स या लोन दिए जाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, या कोई भी रॉयल्टी रिसीव करे या कोई फीस लगाई है उसने किसी चीज पर, तो यहां से जो भी पैसा आता है वो इस फंड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जाना एनबीए के बारे में। इसी तरीके से स्टेट लेवल पर भी साथ में ही बोर्ड बनाया गया, सेम 2003 में ही बना ये भी। ओके, इसका मेन काम क्या होगा? इसका मेनली काम होगा स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करना। ठीक है, इन एनी मैटर ऑफ रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, या फिर उसका वही इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग एंड सस्टेनेबल कंजर्वेशन एंड सो ऑन। ओके, नाउ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि यहाँ पर जो इसकी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की जो पावर्स हैं, इसका ध्यान रखिएगा कि इसकी पावर इट इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो रजिस्टर हो एटलीस्ट इंडिया में। ओके, ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड इन इंडिया। ठीक है, तो इसके बारे में बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखने की जरूरत है हमें। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। यहाँ पर भी एक फंड स्टैब्लिश किया जाएगा, स्टेट बायोडाइवर्सिटी फंड। ठीक है, वही सब ग्रांट लोन एंड अदर थिंग्स। इसी तरीके से लोकल लेवल पर ये बॉडी सेटअप की जाएगी बाय बाय योर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या फिर अर्बन लोकल बॉडीज। ओके, गोल वही है, कंजर्वेशन करना, सस्टेनेबल यूज करना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डॉक्यूमेंट करना। ठीक है, यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको डॉक्यूमेंटेशन करना, ये जिम्मेदारी दी जाती है इसको बीएमसी को। ओके, नाउ नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है कि शायद आपसे प्रीलिम्स में एज इट इज पूछी जा सकती है, वो है बीएमसी के फंक्शन। ठीक है, एनबीए और एसएसबी के फंक्शन पूछे जाए उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट इसकी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है एज पर माय एक्सपीरियंस। ओके, सो फर्स्ट फंक्शन तो वही है, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है इको रेस्टोरेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इको रिस्टोरेशन, जो लॉस हो गया है उसको वापस से रिस्टोर करना। ठीक है, इको रिस्टोरेशन ऑफ लोकल बायोडाइवर्सिटी, तो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है। उसके बाद प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड करना विथ रिस्पेक्ट टू मैटर ऑफ आईपीआर, कि जो दूसरी कंपनीज क्लेम कर रही हैं इसको आईपीआर लेना चाहती हैं, ये चीज ये जो कंपनीज क्लेम कर रही है ना, वो नॉलेज इन लोगों ने ड्राइव किया है हमारी ही लोकल पॉपुलेशन से। ठीक है, ये जो नॉलेज है वो हमारे ही रहने वाले ट्राइब्स या लोकल पॉपुलेशन उनसे ड्राइव किया गया है। ओके, तो ये सब इंफॉर्मेशन फीडबैक
स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर प्रोवाइड करने का काम बीएमसी का है। ठीक है? उसके बाद हमने पीछे देखा अभी कि मैंने हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने की एडवाइस दे सकता है एनबीए स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसी तरीके से एडवाइस दे दी, लेकिन उनका जो एग्जैक्ट मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट ऑफ हेरिटेज साइट्स, वो बीएमसी करेगी। ठीक है, अभी हेरिटेज साइट में क्या क्या आ सकता है? देखिए इसमें सब कुछ आ सकता है, चाहे वो हेरिटेज ट्री हो, जैसे हमने कई बार देखा है न्यूज वगैरह में कि कुछ ट्री है 400 साल 500 साल से हैं, स्पेशली बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़। ओके, तो वो ट्री हो सकता है, कोई कोई एनिमल हो सकता है, इवन कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। ठीक है, या फिर सेक्रेड ग्रुप्स हो सकते हैं, ग्रुप्स आप जानते होंगे कि ट्राइब्स लोग जिसको वर्शिप वगैरह करते हैं। ठीक है, या फिर कोई गॉड, सॉरी, या फिर कोई सेक्रेड वाटर बॉडी भी हो सकती है। ठीक है, ये सब हेरिटेज साइट का पार्ट कहलाते हैं और इनका मैनेजमेंट करना बीएमसी का काम है। क्लियर? नेक्स्ट, ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है या रिसोर्सेस है, तो उनका यूज कैसे हो सकता है, इसका रेगुलेशन करना। ठीक है, यानी कि इनको अगर कोई एक्सेस करना चाह रहा है तो उस एक्सेस को किस तरीके से रेगुलेट करना है, वो भी पीएमसी करता है। ओके, उसके अलावा फिर शेयरिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि जो भी बेनिफिट वगैरह, जैसे मान लो कोई बायो रिसोर्स था, उसका कमर्शियल यूज किया है किसी ने, ठीक है, तो वहां पर जो भी उसके फायदे आएंगे बाद में, तो दे शेयरिंग ऑफ फ्रूट्स विद लोकल पॉपुलेशन, जिनका वो रिसोर्स था या जो जंगल उनके थे, वो भी यही इंश्योर करेगा, इसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको प्रीलिम्स में मिल सकता है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल वैरायटी, ट्रेडिशनल वैरायटी। ओके, ट्रेडिशनल वैराइटीज ऑफ इकोनॉमिकली प्लांट कह लीजिए या एनिमल कह लीजिए, दोनों में। ठीक है, फिर बाकी सब वही है, एजुकेशन अवेयरनेस करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, सस्टेनेबल यूज, बेनिफिट शेयरिंग एंड सो ऑन। ठीक, तो हमने ये तीन चीजें जान ली, ये हमने एक्ट ऑफ 2002 जान लिया। अब हम लोग आ जाते हैं जो अमेंडमेंट किए गए, क्योंकि अब वो आप बेटर समझ पाओगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई हों एटलीस्ट। इस वीडियो को मैं ओपन रखूंगा, क्योंकि आप में से जितने सिंसियर एस्पिरेंट हैं ना, अब तक एक बात समझ गए होंगे यूपीएससी की पिछले 2 साल के प्रीलिम्स पेपर देखकर, कि जो सेग्रीगेशन हुआ करता था कि प्री के लिए मैं इस तरह पढ़ूंगा, मेंस के लिए इस तरह पढ़ूंगा, वो सेग्रीगेशन उसने खत्म कर दिया है। मैंने आपको पीवाई क्यूज में क्वेश्चन भी दिखाए थे कि आजकल वो आपसे ये भी पूछता है कि फीचर्स वगैरह तो पूछेगा ही पूछेगा इन एक्स के, बट उसके अलावा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है इनमें से, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, या इनका यूज क्या हो सकता है, ओके, या इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। तो ये सब जनरली एनालिटिकल चीजें जो मेंस में की जाती हैं, बट अब ये चीजें वो आपसे प्रीलिम्स में भी पूछ रहा है, इसलिए अपनी प्रिपरेशन को हॉलिस्टिक रखिए। और प्रीलिम्स की जो रिवीजन सीरीज चल रही है, ये उसी का भी पार्ट है, बट इसको मैं फिलहाल ओपन रख रहा हूँ सभी के लिए, ताकि वो देख सकें एक बार कि आपको पढ़ना किस तरीके से। इट्स नॉट लाइक कि आप सेग्रीगेट कर पड़ेंगे। बाकी प्रीलिम्स में जो आजकल 30-40 क्वेश्चन वो उस तरीके के डालता है जो सीधे सीधे निमोनिक बेस्ड आ जाते हैं या न्यूज़पेपर से डायरेक्टली उठा लिए जाते हैं, वो प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में हम लोग ऑलरेडी कर ही रहे हैं आपके साथ। ठीक है, और उसके अलावा स्टैटिक का भी पूरा कोर्स रिवीजन चल रहा है, जो आप लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है कुछ ने। ओके, नाउ चलिए अब पहले पहले एक बार ये सोचते हैं कि आखिर ये जो अमेंडमेंट्स किए गए, ये अमेंडमेंट्स किए क्यों गए, जरूरत क्या थी इनकी। ठीक है, क्योंकि अगर कोई चीज में कुछ चेंज किया जा रहा है तो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम रीजन, राइट। तो सबसे पहला रीजन है कि गवर्नमेंट एनकरेज करना चाहती है ये इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को, जिन्हें हम शॉर्ट में आयुष कहते हैं। ठीक है, अब उसके लिए जरूरी है कि ये जो वाइल्ड में मिलने वाली जड़ी बूटियां, इस टाइप की जो चीजें, या जो ट्रेडिशनल नॉलेज जो ट्राइब्स रखते हैं, वो एक्सेस किया जाए। ठीक है, तभी जाकर हम इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को प्रमोट कर सकते हैं। राइट, उसके अलावा वाइल्ड में जो मिल रहे हैं जंगल में जड़ी बूटी, वो ठीक है, लेकिन क्या हम उनका कल्टीवेशन भी कर सकते हैं? ठीक है, तो इनका कल्टीवेशन भी प्रमोट करना दूसरा गोल है इसका, इन अमेंडमेंट्स का, कल्टीवेशन ऑफ वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि पुराने जमाने में तो जड़ी बूटियों से ही होते थे ना ये सब इलाज, पहले तो कोई प्रॉपर इस तरह की थेरेपीज थी नहीं, मॉडर्न थेरेपीज। ओके, फिर नेक्स्ट गोल है इसका फैसिलिटेट करना फास्ट ट्रैकिंग ऑफ द प्रोसेस, फास्ट ट्रैकिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। ठीक है, जाके ज्यादा एप्लीकेशन वगैरह उस सब में टाइम वेस्ट ना हो। रिसर्च, पेटेंट, पेटेंट एप्लीकेशन वगैरह को अभी हम देखेंगे कैसे, एंड ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ
रिसर्च रिजल्ट। ठीक है, ये इसके गोल हैं। उसके बाद कई सारे ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, ताकि जो लोग इसको यूज करना चाहते हैं रिसोर्सेज का या उनमें रिसर्च करना चाहते हैं कुछ, उनको ये डर ना हो कि यार मैंने ये जड़ी बूटी अगर कलेक्ट कर ली जंगलों से तो मैं तो पनिश हो जाऊंगा। ठीक है, और ये होता है। नेक्स्ट इज, इसमें हमें एनकरेज करना है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कोशिश किया कीजिए कि हम लोग लेक्चर स्लो स्पीड में कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो यहीं पे याद हो जाए। ठीक है, तो आपको ये याद हुआ। ठीक है, अमेंडमेंट्स क्यों किए गए? पहला, एनकरेज करना है हमें इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को एंड प्रमोट द कल्टीवेशन ऑफ वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स। सेकंड, फैसिलिटेट फास्ट ट्रैकिंग ऑफ प्रोसेस, रिसर्च हो, पेटेंट एप्लीकेशन या ट्रांसफर। थर्ड इज, डिक्रिमिनलाइज किए करने थे हमें कुछ ऑफेंसेस ताकि इसमें रिसर्च प्रमोट हो। और फोर्थ, हमें एनकरेज करना है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्लियर? अब हम आ जाते हैं प्रोविजन पर कि आखिर इसमें चेंजेस क्या क्या किए गए। गोल समझ में आ गया आपको, सिग्निफिकेंस समझ में आ गया इनका कि इनसे ये सब चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको सिग्निफिकेंस आप कह सकते हो, जो कि आपको मेंस में इसी तरीके से पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। तो सी अपना जो बायोडायवर्सिटी एक्ट था ना, जो हमने डिस्कस किया था अभी ऊपर, बायोडायवर्सिटी एक्ट, वो आपसे ये कहता था कि इट यू नीड टू गेट दी प्रायर अप्रूवल, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम दी रेगुलेटरी अथॉरिटीज। ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग दी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, जो इंडिया में आकर कर रहा है या उससे रिलेटेड नॉलेज अगर आप यूज कर रहे हो तो। ओके, बट इस बिल ने क्या किया है, इसने अमेंड कर दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटिटीज को। ओके, यानी कि इसे इसने क्या किया है कि इसने अमेंड किया है एक तो क्लासिफिकेशन इन एंटिटीज का। ठीक है, उसके बाद जो एक्टिविटीज की लिस्ट थी, एक्टिविटीज की लिस्ट जो जिसे जिसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, यानी कि वो एक्टिविटीज ही कम कर दो आप जिनके लिए अप्रूवल चाहिए। ठीक है, ताकि जो भी हमें ये ऊपर के गोल अचीव करने हैं वो काम इजी हो जाए। और इसके साथ काफी सारे एग्जाम्शन भी डाल दिए गवर्नमेंट ने। नहीं, यानी कि कुल मिलाकर काफी चीजें इजी कर दी हैं, अप्रूवल वगैरह लेना बहुत इजी कर दिया है। अप्रूवल लेने मैं रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जब जाऊंगा ना, जब मैं कोई ऐसी एक्टिविटी करना चाहता हूं जो उस लिस्ट में है, तो इन्होंने उस नंबर ऑफ एक्टिविटीज ही कम कर दी है उस लिस्ट से। ठीक है, काफी सारे एग्जाम्पशन दे दिए हैं। ठीक है, और क्लासिफिकेशन भी इजी कर दिया है। ठीक है, पहले कोई भी एक्टिविटी करनी हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, अब आपने वो क्लासिफाई कर दी है। तो अगर मैं उस कैटेगरी में नहीं आ रहा हूं जहां पर मुझे अप्रूवल चाहिए, तो वो एग्जेम्प्टेड है, मैं डायरेक्टली यूज कर लूंगा। राइट, सो दिस इज फर्स्ट चेंज। सेकंड, सेकंड चेंज किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ओके, क्योंकि जो एक्ट था वो स्पेसिफाई करता था कि आपको आईपीआर वगैरह के लिए अप्रूवल लेना होगा पहले। ठीक है, कहां से लेना होगा? एनबीए से, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जो हमने ऊपर देखा था। अब ये जो अप्रूवल लेना होता था ना, ये लेना होता था आपको बिफोर अप्लाइंग, यानी कि आप अप्लाई कर रहे हो आईपीआर के लिए, उससे पहले ही आपको अप्रूवल एनबीए से लेना होगा। ओके, और दूसरा कि जब आप पेटेंट सील करने वाले हो फाइनली, सीलिंग ऑफ पेटेंट, इन दोनों स्टेज पर आपको अप्रूवल लेना पड़ता था। एप्लीकेशन देने से पहले भी और उसके बाद भी। ओके, बट अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो चेंजेस किए हैं, उसने कहा है कि ये जो बिफोर एप्लीकेशन वाला अप्रूवल लेना था ना आपको, अब वो लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अप्रूवल यहां पे ले लेना। ओके, जस्ट बिफोर द ग्रांट ऑफ आईपीआर। ठीक है, यानी कि मैं एप्लीकेशन दे सकता हूँ, सपोज मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो गई और बस अब मुझे वहां पे पेटेंट मिलने वाला है, तो उस टाइम पे मैं एनबीए के पास जाऊंगा कि देखिए मुझे वहां पे पेटेंट मिलने वाला है, जल्दी से अप्रूवल दे दीजिए। तो ये तो फिर एक फॉर्मेलिटी पर रह जाएगा। अगर आपको कुछ चेक करना था कि आप जो कर रहे हो आईपीआर क्लेम वो जेन्युइन है या नहीं, तो आपको यहीं पे चेक करना था बिफोर एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन दे उससे पहले ही। बट आपने ये प्रोविजन हटा दिया तो अब उसके लिए पेटेंट लेना इजी हो गया। ओके, दिस वाज द सेकंड प्रोविजन। थर्ड, थर्ड है बेनिफिट शेयरिंग से रिलेटेड। अब देखिए, मैंने ऊपर आपको क्या बताया कि आपको
एनबीए जो था हमारा, ठीक है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये डिटरमिन करता था, ठीक है, टर्म्स ऑफ बेनिफिट को, ठीक है, अप्रूवल ग्रांट करते टाइम वो डिटरमिन करता था कि आप क्या बेनिफिट यहाँ की लोकल कम्युनिटी को दोगे जिसका इस रिसोर्सेज पर राइट है, या जिसके पास ये नॉलेज है कि इस जड़ी बूटी से ये बीमारी या ये चीजें ठीक हो सकती हैं। ओके, नाउ अब इसमें इन्होंने क्या किया है, ये जो बेनिफिट, एक्सेस टू बेनिफिट वाला जो प्रोविजन था, ये अभी तक एप्लीकेबल था सभी पर। ऊपर जो मैंने आपको बताया रिसर्च पर बेनिफिट था, ठीक है, रिसर्च पर आपको करना होगा। अगर आप उस रिसोर्स का या उस नॉलेज का कोई कमर्शियल यूटिलाइजेशन कर रहे हो, जैसे सपोज कोई ट्राइब ये क्लेम कर दे कि ये जड़ी बूटी जो है इसको खाने से बाल उग जाते हैं, या हेयर लॉस बिल्कुल रुक जाता है, या हेयर ग्रेइंग जो हो जाती है, व्हाइटनेस आ जाती है, वो रिवर्स हो सकती है, ठीक है, उसके पास इस तरह का कोई नॉलेज रहा हो, ठीक है, ट्राइब ट्राइब है, आदिवासियों की तरफ से नॉलेज रहा हो उसके पास, ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है, अगर आपने वो नॉलेज यूज कर लिया और उसने कुछ जड़ी बूटी बता के आपको इस तरह का ऑयल बना के दे दिया, तो आपने उसका फिर कमर्शियली यूटिलाइज किया ना, वो कहलाता है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा बायो सर्वे एंड बायो यूटिलाइजेशन, ये जो चार कैटेगरी है ना, इनमें आने वाला कोई भी बेनिफिट अगर आपको मिलता है तो आपको बेनिफिट शेयर करना होगा वहां की लोकल पॉपुलेशन के साथ, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है इस चेंज में कि उसने ये जो एक्सेस टू बेनिफिट शेयरिंग का प्रोविजन था ये हटा दिया है फ्रॉम रिसर्च, ठीक है, यानी कि अगर आप रिसर्च से कुछ कर रहे हो तो आप बिल्कुल शेयर मत करना अपना बेनिफिट। आप बायो सर्वे कर रहे हो कोई बेनिफिट शेयर करने की जरूरत नहीं है, और आप बायो यूटिलाइजेशन कर रहे हो तो भी कोई शेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको शेयर करना है सिर्फ कमर्शियल यूटिलाइजेशन, इससे आने वाला बेनिफिट। तब ये सोचिए कि कोई रिसर्चर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई प्रोफेसर है, ठीक है, वो अपने कॉलेज वगैरह में रिसर्च कर रहा है और वो उन ट्रेडिशनल नॉलेज वालों की मदद से ऐसा कुछ रिसर्च करता है कि अगर हम ये चीजें मिलाएंगे तो ऐसा हेयर ऑयल बन जाएगा, ठीक है। बट वो कहेगा मैंने तो कमर्शियल यूटिलाइज किया ही नहीं, लेकिन वो नॉलेज वो इनडायरेक्टली किसी प्राइवेट कंपनी को शेयर करता है और वो कंपनी उसकी रिसर्च यूज करके ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है। तो अब कंपनी ने कुछ तो पे करेगी प्रोफेसर को, ठीक है, या उस रिसर्चर को, बट वो रिसर्चर कहेगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ठीक है, मैंने तो कोई कमर्शियल गेन इससे लिया ही नहीं। वो इनडायरेक्टली पे करे उसको वो अलग बात है, ठीक है। यानी कि ट्राइब्स का जो लोकल नॉलेज था वो पहले गया एक रिसर्चर के पास, रिसर्चर से होते हुए चला गया एक कमर्शियल कंपनी के पास जो उससे प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, पर ट्राइबल्स को कुछ नहीं मिलेगा इस केस में, ठीक है। तो ये जो तीसरा है, ये तीन मेन प्रोविजन है जो चेंजेस किए गए, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गए, तो अब आपको क्रिटिसिज्म भी समझ में आ जाएंगे। ओके, फर्स्ट, सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो किया उसका नुकसान होगा कि देर इज रिड्यूस रोल ऑफ लोकल बॉडीज, ठीक है। पहला पहला गोल पहला ये क्रिटिसिज्म है, क्योंकि देखिए बिल ने रिमूव कर दिया है डायरेक्ट रोल ऑफ लोकल बॉडीज एंड जो भी बेनिफिट क्लेम करने वाले लोग थे, क्योंकि पहले जब म्यूचुअली एग्रीड टर्म यहाँ पे डिसाइड किए जाते थे ना बेनिफिट शेयरिंग में, ठीक है, दोनों म्यूचुअली एग्री करते थे कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, ठीक, म्यूचुअली एग्री टर्म्स एंड कंडीशन बिटवीन जो रिसर्चर है या प्राइवेट कंपनी है उनके बीच में, और दूसरा यहाँ पे रहने वाले वो लोग जो अपना ट्रेडिशनल नॉलेज शेयर कर रहे हैं या अपने रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं। हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं लोकल ट्राइब्स, ठीक है। नाउ तो इसमें यहाँ पर ये दोनों म्यूचुअली एग्री करते थे, क्योंकि एक्ट में ऊपर हमने देखा भी कि जब अप्रूवल ग्रांट कर रहा है एनबीए, ठीक है, तो वहां पर पहले टर्म्स डिसाइड होंगे बेनिफिट शेयरिंग के, दिस ये टर्म डिसाइड किए जाएंगे बेनिफिट शेयरिंग के इन लोकल लोगों से या लोकल बॉडीज से डिस्कस करने के बाद, ठीक है, और दोनों का म्यूचुअली एग्री होना जरूरी है तभी एनबीए अप्रूवल दे सकता है। ऑलराइट, लेकिन बिल ने इसको अमेंड कर दिया, ये म्यूचुअली एग्रीड टर्म उन्होंने वहां से ये कह दिया है कि ये जो म्यूचुअली एग्रीड टर्म होंगे ना ये डिसाइड होंगे बिटवीन दिस एप्लीकेंट, ये रिसर्चर या कंपनीज एंड कंसर्न बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी, ठीक है। तो अब ये बेचारे चले गए यहाँ से लोकल लोग और यहाँ पे आ गई है सीधे सीधे बीएमसी, ठीक है, ये डिसाइड करेगी टर्म्स एंड कंडीशन, नेगोशिएट करेगी म्यूचुअल टर्म्स, ठीक है।
बीएमसी। ओके, और इस बीएमसी को इस नेगोशिएशन में रिप्रेजेंट करेगा एनबीए। तो लोकल जो ट्राइब्स थे उनका तो रोल पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। ओके, सो आप कह सकते हो कि जो हमारे बेनिफिट क्लेम करने वाले लोग थे, जो लोकल लोग थे, उनका जो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट था, उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो होना चाहिए था इसमें, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन डिसाइडिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस, वो गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्रिटिसिज्म। और इसीलिए कहा गया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो हमारा है वो क्या कहता है इनको, कि आपकी जो रिसोर्सेज है उन पे आपका राइट है, जो ट्राइब्स वहां रह रहे हैं उनका राइट है, वहां का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उनको उस पर उनका राइट है, और अगर कोई एक्सेस करना चाहता है उनका नॉलेज तो इसको शेयर करना होगा आपको बेनिफिट इनके साथ। ठीक है, बट ये जो एक्ट है बायोडाइवर्सिटी वाला, इसने जो अमेंडमेंट किए हैं ये सीधे सीधे काउंटर कर रहे हैं उसी फॉरेस्ट राइट एक्ट को। क्लियर? इसके अलावा अब आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो वहां आया था रियो समिट में 92 में, फिर इस बायोडाइवर्सिटी एक्ट के और अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स बने, तो उसी में से एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल था नागोया नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल बात करता था कि देयर शुड बी प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ लोकल एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज। इनका एग्री होना, इनका कंसेंट लेना बहुत जरूरी है इससे पहले कि आप उनका नॉलेज यूज करो या फिर उनकी कोई रिसोर्स यूज करो। ठीक है, और ये नागोया प्रोटोकॉल कहता है कि हर एक सिग्नेटरी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया भी सिग्नेटरी कंट्री है, उसको ये इंश्योर करना होगा कि प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट या अप्रूवल या लोकल और इंडिजिनस लोग की इन्वॉल्वमेंट ऑब्टेन कर ली गई है पहले, उनका रिसोर्स या ट्रेडिशनल नॉलेज एक्सेस करने से पहले। ठीक है, तो ये सेकंड क्रिटिसिज्म है कि हम नागोया प्रोटोकॉल के सिग्नेटरी होने के बाद भी हमने नागोया प्रोटोकॉल जो प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात कर रहा था, उस प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट को हमने रिमूव कर दिया यहां से। ठीक है, आज आप एप्लीकेशन दे दीजिए पूरी, जब आपको पेटेंट मिलने वाला हो ना उसके पहले आके आप अप्रूवल ले लेना, तो वो तो फिर एक फॉर्मेलिटी रह गई सिर्फ। ओके, हाँ, और तीसरा क्रिटिसिज्म ये है कि इन लोगों ने जो एडजुडिकेटरी अथॉरिटी होती थी उसमें भी चेंज कर दिए हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, आपको पता है कि इस तरह के केसेस अक्सर कोर्ट में जाके फंस जाते हैं। ठीक है, तो पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो थी वो कौन थी, वो थी जज। ठीक है, अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हो गया है एक गवर्नमेंट ऑफिशियल। अब गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो फिर आप समझ ही जाइए कि उसका जजमेंट किसके फेवर में रहेगा। एक प्राइवेट कंपनी को थोड़ा सा एक दो लिफाफे देने हैं बस उस ऑफिसर को और जजमेंट आ जाएगा उसका। ठीक है, कोर्ट का रोल खत्म कर दिया है। ऑल राइट, तो ये इसके तीन मेन क्रिटिसिज्म है जो कि न्यूज़पेपर में आए थे, तो मैंने आपके साथ तीनों डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए आपके साथ। ठीक है, आईपीआर को लेकर, बेनिफिट शेयरिंग को लेकर एंड अप्रूवल को लेकर तीन इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए। ठीक है, अमेंडमेंट करने का सिग्निफिकेंस क्या था तो वो हमने यहाँ पे देख लिया। सिग्निफिकेंस कह लीजिए या गोल कह लीजिए कि हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं इन अमेंडमेंट्स के थ्रू। और ऊपर हमने 2002 का जो एक्ट था उसके तीन इंपॉर्टेंट बॉडीज बनाई गई हैं उसके अंडर में, उन तीनों को समझ लिया। ओके, तो दिस वाज अबाउट बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो अभी तक मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस कर चुका हूं, मैं आपके साथ वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट की प्रोविजन डिस्कस कर चुका हूं। राइट, इसके अलावा साइंस एंड टेक में मैं आपके साथ टेली कम्युनिकेशन बिल डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपके साथ पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट डिस्कस कर दिया है। ऑलराइट, इसके अलावा हमने आज ही हमने आपके साथ एक तो ये हो गया बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और एक और कुछ डिस्कस किया था यार, अभी मैं भूल गया। लेट मी चेक, आई कांट रिकॉल, कुछ एक और डिस्कस किया। ठीक है, तो हमने ये इतने सारे बिल्स अभी तक, अब बिल क्या, अब तो एक्ट बन गए, हमने आपके साथ ये इतने सारे एक्ट डिस्कस कर लिए। सो ऑब्वियसली बात है कि अब ये एक्ट दोबारा से प्रीलिम्स जो रिवीजन सीरीज चल रही है उसमें
दोबारा नहीं कराए जाएंगे, सिर्फ आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराए जाएंगे इन पर बेस्ड प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। और मैं आपको इसलिए बार बार एम्फेसाइज करता हूं कि दो चीजें मिस मत करो, एक है ब्रेनस्टॉर्मिंग और दूसरा है मेंस 450 प्लस प्रोग्राम। ये दो मिस मत करो। ये चीज जब आप 8 से 18 मंथ करोगे ना, कि आप 24 में मेंस दे रहे हो या 25 में, ये जो आप में इंप्रूवमेंट देके जाएगा ना इतनी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से, आपका ब्रेन बिल्कुल इस तरीके से फंक्शन करेगा जैसा यूपीएससी आपसे डिमांड कर रहा है। ओके, वो चीजें लास्ट में सिर्फ एक कोचिंग ज्वाइन कर लूंगा या टेस्ट से ज्वाइन कर लूंगा उससे नहीं आएगा यार, ऐसा नहीं होता है। ओके, सो ये चलती रहेंगी इसी तरह की चीजें, ठीक है। कुछ लेक्चर मैं ओपन रख देता हूँ सभी के लिए और कुछ अपने जो पेड सब्सक्राइबर हैं सिर्फ उनके लिए ओपन रखता हूँ। ओके, तो अगर आप लोग को ज्वाइन करना है ब्रेनस्टॉर्मिंग और मेंस 450 प्रोग्राम, तो जस्ट कम एट अ मंथली कॉस्ट ऑफ जस्ट 500 रुपीज, जस्ट टू इंश्योर कि जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो सिंसियरली फॉलो करें, ताकि बिकॉज अल्टीमेटली जो भी एक चैनल का नाम होता है वो रिजल्ट से होता है। ओके, इट्स नॉट लाइक कि आज यहाँ से मिला, आज यहाँ देख लिया, कल कहीं और से मिला। किसी भी एक चैनल को फॉलो करो एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन में अपनी ग्रोथ, अपना इम्प्रूवमेंट देखिए कि आप कितना इम्प्रूव हो रहे हैं over the time. Okay, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.